हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। आज हम बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो SCERT क्लास 4 की EVS हमारी रह गई थी वो उसे कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड और फिफ्थ की EVS करवा दी है, फोर्थ की रह गई थी तो आज उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। SCERT क्लास 4 जो बुक का नाम है पर्यावरण और हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अध्याय। पहला है रंग बिरंगे खिलते फूल। तो इसमें दिन में खिलने वाले फूल और एक होते हैं रात में खिलने वाले फूल। तो जैसे दिन में जो फूल खिलते हैं उनमें से डहेलिया हो गया, कमल, डेजी, जिरेनियम, मॉर्निंग ग्लोरी, ये सारे फूल दिन में खिलते हैं। अगला है रात में खिलने वाले फूल। रात रानी, चंपा, जूही, धतूरा, रजनीगंधा और चमेली, ये फूल रात में खिलते हैं। तो ऐसे प्रश्न बन सकता है, इनमें से कोई भी पूछ देगा और कौन से फूल दिन में खिलते हैं और कौन से रात में। अगला है टॉपिक मौसम अनुसार खिलने वाले फूल। देखिए हर चीज़ मौसम के ही अकॉर्डिंग होती है, चाहे फसल हो या कुछ भी हो, फूल हो, पेड़ हो, पौधे हो, हर मौसम में सब नहीं चलते हैं। जैसे सर्दी के मौसम में कौन से फूल खिलते हैं? डेजी, डहेलिया, पेट्रेलिया, सिनरेरिया, ये फूल सर्दियों में खिलते हैं। अब गर्मी में फूल खिलते हैं गेंदा, गुलाब, सूरजमुखी और गुल मेहंदी, ये फूल गर्मियों के मौसम में खिलते हैं। बरसात के मौसम में गुड़हल का, मोगरा, एडेनियम प्लांट और रेन लिली, ये बरसात में खिलते हैं। अगला है साल भर जो फूल खिलते हैं, जिससे 12 महीने जो फूल खिले रहते हैं वो गुड़हल, चमेली और ब्राउन बेबी, ये फूल साल भर खिलते रहते हैं, इनका कोई मौसम नहीं होता, ये हर मौसम में खिलते हैं। अगला है पेड़ पौधों पर खिलने वाले फूल। देखिए पेड़ों पर खिलने वाले फूल, ये झाड़ीदार पौधों पर खिलने वाले फूल और कुछ होते हैं लताओं पर खिलने वाले फूल। तो जो पेड़ों पर खिलते हैं, जिनका पेड़ होता है, जो वो हो गए कचनार, गुलमोहर, गुड़हल और अमरबेल या लताई, इनके पेड़ होते हैं, ये पेड़ों पर खिलने वाले फूल होते हैं। झाड़ीदार पौधों पर जो खिलने वाले फूल होते हैं वो है चंपा, कलेर, गुड़हल, चांदनी और जैस्मिन, ये झाड़ीदार पौधों पर खिलते हैं। अगला है मॉर्निंग ग्लोरी, है ब्रह्म कमल और अलमंडा और बोगन वोलिया और फ्लेम वाइन, हरी चंपा, मालती, पेटूनिया और अपराजिता बेल, ये सारी लताओं पे फूल खिलते हैं। देखिए अगला क्या है, अब कुछ यहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। लाल रंग का फूल गुलाब, गुलाब कई तरह के होते हैं, उसमें से लाल गुलाब, गेंदा, डहेलिया। अगला है सफ़ेद रंग का फूल। सफ़ेद कौन से होते हैं? चमेली का फूल सफ़ेद होता है, चंपा का सफ़ेद होता है और रात रानी का भी सफ़ेद होता है। पीले रंग का फूल सूरजमुखी और नरगिस। देखिए गेंदा आपने देखा होगा, वो लाल भी होता है और पीला भी होता है, ये दो तरह के कलर होता है और एक मिक्स भी होता है। तो फिलहाल तो बुक में तो लाल रंग के ही फूल में गेंदा को मेंशन कर रखा है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। और अगला है पानी में खिलने वाला फूल, कमल और नलिनी। अब बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। कोई देता अंडे, कोई देता बच्चे। इससे आप समझ ही गए होंगे पहला पॉइंट क्या है कि अंडे देने वाले बच्चे या अंडे देने वाले जीव, सांप, छिपकली, अजगर, चिड़िया, गौरैया, घड़ियाल, शुतुरमुर्ग, ये सारे अंडे देते हैं। अगला है सुअर के बच्चे को क्या कहते हैं? छौना, इंग्लिश में प्रिकलेट भी बोलते हैं। शेर के बच्चे का नाम शावक। अब यहाँ पे देखिए एक बार में एक अंडा देने वाला जीव कौन सा है? मुर्गी, बतख, छिपकली और कोयल। कोयल की एक खास बात आप याद रखिएगा कि ये घोंसला नहीं बनाती है, ये हमेशा दूसरे के घोंसले में
अपने अंडे को रखती है। और कमेंट में बताइएगा कि किसके घोंसले में अपने अंडे को रखती है। एक बार में जो अनेक अंडे देने वाले जीव हैं वो है चिड़िया, घड़ियाल, सांप और कछुआ। ये एक बार में एक से अधिक अंडों को देते हैं। अगला देखिए, एक बार में एक बच्चा देने वाला जीव, जैसे गाय हो गई, भैंस और घोड़ा। और एक बार में एक से अधिक या अनेक बच्चे देने वाले जीव हैं बकरी, कुत्ता और बिल्ली। अब देखिए, पैदा होते ही जिनके मुंह में दांत होते हैं, गाय का बछड़ा और भैंस का बछड़ा, ये पैदा होते ही इनके बच्चों के मुंह में दांत पहले से ही होते हैं। और पैदा होते जिनके मुंह में दांत नहीं होते हैं, तो आपको पता होगा, मनुष्य का बच्चा और सांप का बच्चा, इनके मुंह में दांत नहीं होते हैं जब पैदा होते हैं। अगला अध्याय है आपका हड़बड़ में गड़बड़। वह जीव जिनके बाहर कान दिखाई देते हैं। देखिए, ये लाइन आप बहुत ध्यान से पढ़ लो कि वह जीव जिनके कान दिखाई देते हैं, जैसे सुअर, जिराफ, बिल्ली, हाथी, भैंस और हिरन। और अगला है कि जिनके बाहर कान नहीं दिखाई देते हैं, जैसे मछली, मेढक, सांप, चींटी, चिड़िया, छिपकली, इनके कान नहीं दिखाई देते हैं। किसी ने देखा है? इनके कान नहीं दिखते हैं। अगला क्या है कि देखिए, यहाँ पे मैंने भी सर्कल कर रखा है, आप भी कर लीजिएगा अगर नोट्स बना रहे हैं। पत्ते की तरह किसके कान होते हैं? पत्ते की तरह कान वाले जो जानवर हैं वह है खरगोश। तो और अगला है सर के ऊपर कान वाले जानवर, वो हो गया चूहा। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से ही मिलते जुलते हैं, जिसने पढ़ा होगा वो समझ गए होंगे। अगला पॉइंट क्या है कि सर के दोनों तरफ कान वाले जानवर, वो हो गया कुत्ता। तो ये हमारा अध्याय तीसरा समाप्त हो गया। अगला अध्याय है चौथा कि त्योहार और मेला। अब थोड़ा यहाँ से देखते हैं। पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। पटना साहिब में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जो तख्त हरमंदिर साहिब कहलाता है। इसे तख्त हरमंदिर साहिब कहलाता है, पटना साहिब में जो गुरुद्वारा है। अब देखिए, पकवान और त्योहार। कौन सा पकवान किस त्योहार पे बनता है? वैसे तो सब बनता है, लेकिन इन त्योहारों की एक विशेषता होती है। जैसे कि पुआ होली में बनता है, ठीक है, सत्तू मेष संक्रांति को, लड्डू या धान का लावा दीपावली को, दही चूड़ा और तिलकुट मकर संक्रांति को। देखिए, मेष संक्रांति और मकर संक्रांति के दोनों ही अलग हैं। रोट मलीदा राम नवमी को बनता है। हलवा जो हो गया ईद का, और मडुआ की रोटी जीवित पुत्र व्रत। अगला अध्याय है पांचवा, स्वाद अलग अलग। जैसे कि चबाकर भोजन करने वाले जानवर, हिरन, बकरी, कुत्ता, शेर और घोड़ा, ये चबाकर भोजन अपना खाते हैं। अब चूस कर भोजन करने वाले जो जानवर हैं वो तितली जैसे रसों को चूसती है, छिपकली, मच्छर और खटमल, ये चूस कर भोजन करने वाले जानवर हैं। और जो निगल कर भोजन करने वाले जानवर हैं वो हो गया मेढक, मोर, छिपकली और सांप। अगला है जीभ। देखिए, जीभ के बारे में हमने पिछले एससीईआरटी के ईवीएस में भी पढ़ा था। अब देखते हैं फिर से एक बार जीभ के बारे में, रिवीजन हो जाएगा। जीभ एक पेशी अंग है, इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती, पेशी होती है। स्वाद कलिका में होती है, साफ और स्पष्ट बोलने में मदद करती है।
अब देखिए जीभ का भाग, जो जीभ का अगला भाग होता है वो मीठे का स्वाद एहसास करवाती है, या और जो पिछला भाग होता है सबसे वो कड़वा, और जो पार्श्व भाग होता है यानी कि साइड के नमकीन और खट्टे का, और जो जीभ का बीच का भाग होता है वो होता है स्वादहीन। इसलिए कभी आप देखिएगा बीच में अगर कुछ भी रखोगे तो उसका कोई स्वाद नहीं मिलेगा आपको। और मीठा अगर आपको टेस्ट करना है तो जीभ के अगले भाग में आप चीनी लो हाथ में, उसको अगले भाग में रखो, देखो मीठा पता चले, और सीधे पीछे रख लोगे तो चीनी का कोई स्वाद नहीं आएगा। तो ये सब जीभ के भाग हैं जो अलग अलग स्वाद को पता कराते हैं। अब देखिए पिलास की तरह रदनक यानी कैनाइन जो छीलने वाले दांत होते हैं, खारल की तरह जो होते हैं चवर्णक यानी मोलर, वो चबाने वाले दांत होते हैं। कैंची की तरह जो होते हैं वो कृंतक, इंसीजर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो काटने का काम करते हैं। ये दांत के भाग हो गए। अगला है अध्याय 6 हरियाली और हम। देखिए तेल देने वाले पौधे, सरसों राई से तेल मिलता है, ये तेल देने वाले पौधे हो गए। औषधि गुण वाले पौधे तुलसी और हरसिंगार। कांटेदार पौधे गुलाब, बबूल और कैक्टस। छायादार वृक्ष जो होते हैं पीपल और बरगद हो गया। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है वो पीपल। देखिए पीपल की एक और खासियत भी याद हो गई, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष पीपल है। घर के आसपास उगने वाले जो पौधे हैं जैसे आम, जामुन और अमरूद, ये घर के पास उगने वाले जंगल में उगने वाले पौधे जैसे शाल और सहतूत। हालांकि सहतूत भी घरों में आजकल देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है खेजड़ी गांव, कहाँ है? राजस्थान में। अब इसके खासियत क्या है? खेजड़ी पेड़ देखिए रेगिस्तानी क्षेत्र में ये पाया जाता है, जल की आवश्यकता नहीं होती है, लकड़ी पर कीड़ों का प्रभाव भी नहीं पड़ता, फलियों की सब्जी बनती है और छाल से दवा बनती है। ये है खेजड़ी पेड़ की विशेषताएं। अगला है अमृता देवी विश्नोई, खेजड़ी से संबंधित है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। अध्याय 7 है जड़ों की पकड़। रेगिस्तानी ओक, देखिए क्या है रेगिस्तानी ओक? पहले तो इसकी एक खासियत आप पहले ही पॉइंट को पढ़ेंगे तभी पता चल जाएगा कि रेगिस्तानी ओक कभी भी बच्चे रेगिस्तान या राजस्थान ना लगाएं, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बहुत ध्यान से, जिन्हें नहीं पता है वो ध्यान से इसे पढ़ें। अगला पॉइंट है पेड़ की ऊंचाई कमरे की दीवार के बराबर होती है या उससे ज्यादा भी होती है। नेक्स्ट है पेड़ जितना ऊपर उससे 30 गुना नीचे जड़ें जमीन की गहराई तक होती हैं। और नेक्स्ट है जड़ें जब तक पानी तक नहीं पहुंचती तब तक वो बढ़ती रहती हैं, और पानी जड़ से होकर तने में जमा लोग पाइप लगाकर पानी पीते हैं। भाई इस पेड़ की जो जड़ें हैं जब 30 गुना अंदर जाएंगी और जब तक पानी नहीं मिल जाता तब तक फिर वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। फिर वो कहाँ स्टोर होता है? वो उनके पेड़ों के तनों में एब्जॉर्ब होता है, स्टोर भी होता है। फिर लोग क्या करते हैं वहाँ के कि उससे पाइप लगाकर पानी का यूज भी करते हैं। अगला अध्याय है 8वां देख तमाशा। देखिए यहाँ पे पहला टॉपिक क्या है? पतंग उड़ाई जाती है, ठीक है उड़ाई जाती है। अब राजस्थान में कब उड़ाई जाती है? मकर संक्रांति के दिन, बिहार में अनंत चतुर्दशी के दिन और दिल्ली में मेष संक्रांति के दिन। इतना ही था अध्याय 8 में। अब हमारा अध्याय 9 जब मामा जी घर आए, रिलेशन के बारे में था। तो
इसमें समझ से मामा जी का रिलेशन, मम्मी के भाई, पापा के साले, तो यही रिलेशन है, आप इतना कर ले जाएंगे जब मामा का रिश्ता क्या क्या बनता है। अगला अध्याय है हमारा 10वां। ज़्यादा देखिए मैंने अध्याय 9 में टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाहा, इसीलिए आपको बता दिया है। तो अगला अध्याय है 10वां, छठ पर्व और बच्चे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पर्व है, तो इसकी खासियत क्या है देखते हैं, बहुत बेसिक सा है। पहला क्या है, बिहार का प्रमुख त्योहार है छठ पर्व, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला क्या है, छठ पूजा कब होती, कार्तिक मास और चैत्र मास में मनाई जाती है। ठीक है, छठ पूजा 4 दिनों की होती है, दिन भी याद रखिएगा। भगवान सूर्य की पूजा होती है, ना कि किसी और भगवान की या मूर्ति या किसी भी विशेष की, सिर्फ सूर्य की पूजा होती है। अगला है बनने वाला प्रसिद्ध व्यंजन ठेकुआ हो जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, छठ पर्व में स्त्रियां जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। अगला अध्याय है 11, आओ नक्शा बनाएं। प्रमुख रूप से 4 दिशाएं होती हैं, सबको पता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। कुल दिशाएं 10। कैसे 10 हो गई, देखिए ये जो सब दिशाएं हैं जिसे बोलते दिशाओं से जो सब दिशाएं होती उन्हें भी आप जरूर पता रखो, जैसे कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये हो गई 8, 4 तो ये 4 और 4 ये। अब 2 और क्या है वो देखो, कि सिर के ठीक ऊपर जिसे जैनित या आकाश बोलते हैं, और पैर के नीचे की दिशा जिसे नादिर या पाताल कहते हैं। देखिए इसे आप याद रखिएगा, आपके लिए कुछ बच्चों के लिए नया शब्द होगा, जिन्हें पता है तो उसके लिए वेरी गुड। तो टोटल हो गई 10 दिशाएं। ठीक है, अब देखो जैसे ये एक सेंटर है, ठीक, ये सेंटर हो गया। अब ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, जस्ट उसके अपोजिट, फिर उत्तर, उसके अपोजिट दक्षिण। अब देखिए ये जो दिशा होगी, ये वाली उत्तर और पूर्व के बीच, ये हम उत्तर पूर्व कहेंगे। और देखिए ये उत्तर और पश्चिम की दिशा, तो इसे उत्तर पश्चिम कहेंगे। ठीक उसी तरह दक्षिण और पूर्व के मध्य हो गई दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, और पश्चिम दक्षिण के मध्य हो गई दक्षिण पश्चिम की दिशा। तो ये 8 दिशाएं ऐसे हो जाती हैं। अगला है भारत की चारों दिशाओं में क्या है। देखिए पूर्व में बंगाल और पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में क्या है हिमालय, और दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है बिहार के चारों ओर क्या है। बिहार के चारों ओर, बिहार के पूर्व में है पश्चिम बंगाल, पश्चिम में है पश्चिम, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड। नक्शे में रंग का प्रयोग, देखिए ये आपने जब भी नक्शा देखा होगा, मैप वगैरह आप लेकर आए होंगे जरूर, तो उसमें कुछ कलर होते हैं जो कुछ विशेष चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, तभी हम मैप में उस चीज़ों को आसानी से ढूंढ पाते हैं। जैसे कि जो नीला कलर होता है वो किसे दर्शाता है, जलाशय को। ठीक है, और भूरा रंग जो होता है वो दर्शाता है पर्वत को, और जो पीला रंग होता है वो दर्शाता है पठार को, और जो हरा रंग होता है तो वो दर्शाएगा मैदान को। अब यहाँ पे कुछ आपने उसमें निशान भी देखे होंगे, ठीक है, जिससे मैप में ये भी चीज़ें, जैसे कि रेलवे लाइन को आप मैप में कभी देखोगे ऐसे जो बने होते हैं, निशान बने होते हैं, मार्क दिए होते हैं, वो किसके होते हैं, वो होते हैं रेलवे लाइन के। पक्की सड़क का क्या होता है, देखिए ये पक्की सड़क को 2 लाइन ऐसे बनी रहती है एकदम प्लेन, तो ये हो जाती है पक्की सड़क डिनोट करता है। कच्ची सड़कों को देखिए ये प्लेन जा रही है तो पक्की, ये थोड़ा गैप दे दे के बनी होती है, जो डैश की तरह थोड़ा थोड़ा दी हुई है, ये कच्ची सड़कें।
डिनोट करती हैं नक्शे में। इस तरह की जो लाइन फिर डॉट फिर लाइन फिर डॉट, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डिनोट करती हैं। ठीक उसी तरह ये थोड़ी डार्क होती हैं और जो थोड़ी सी लाइट होती हैं वो राज्य को डिनोट करती हैं। और फिर एक डैश डैश सा देखिए, ये ऐसी लाइन जो बनी रहती हैं सिंगल, वो जिला को डिनोट करती हैं। इस तरह के लाइन, इस तरीके के कुछ सिंबल्स होते हैं, ये देखिए वो सड़क पुल को डिनोट करती हैं। अब इस तरह के देखिए एरो बने हैं और हल्का सा इस तरह का, तो ये घास को डिनोट करती हैं। और सर्कल टाइप का फिर डॉट, तो वो कुआं, और ऐसे बादल टाइप के या इस तरह का ये तालाब को डिनोट करती हैं। तो ये सारे मार्क हो गए। अगला अध्याय है 12 नंबर, अपना प्यारा घर। बयां पक्षी डाल से लटकता हुआ घोंसला बनाती है। दर्जन चिड़िया पत्तों को सिलकर घोंसला बनाती है। दर्जन से आप पता करो, दर्जी दर्जन सिलते दोनों काम करते हैं। बुलबुल बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाती है। चमगादड़ केवल रात में दिखाई देता है उसे। तोता कोटर में घर बनाते, देखिए इसका थोड़ा अलग है, याद रखिएगा, कोटर में घर बनाते हैं। एक नोट है कि बीजड़ से तैयार होने वाली फसल जैसे धान, प्याज, गोभी और मिर्च। नेक्स्ट अध्याय है 16, मीठा मीठा शहद। छत्ते में उपस्थित 3 तरह की मधुमक्खी होती हैं। सबसे बड़े आकार की जो मधुमक्खी होगी उसे रानी मधुमक्खी कहा जाता है, जिसका कार्य सिर्फ और सिर्फ अंडे देने का होता है। और जो मध्यम आकार की मधुमक्खी होती है वो होती है नर मधुमक्खी, जो संतान उत्पन्न करना इनका कार्य। ठीक, अब सबसे छोटा जो आकार की होती हैं, जो मादा श्रमिक मधुमक्खियां जिन्हें कहते हैं, वो शहद बनाने का कार्य करती हैं और छत्ते का निर्माण करती हैं। अगला अध्याय है 19, ककोलत से कन्याकुमारी। देखिए ककोलत जलप्रपात ये है बिहार के नवादा में। धुआं कुंड जलप्रपात ये रोहतास में। दुर्गावती जलप्रपात ये भी रोहतास में। तिलहर कुंड कैमूर में। जियार कुंड भोजपुर में और मंझेर कुंड सासाराम में। अब यहाँ पे देखिए एक गर्म जल कुंड राजगीर और सप्तधारा कुंड ये भी राजगीर में है। नेक्स्ट है कन्याकुमारी हिंद महासागर के तट पर है। अगला अध्याय है 22, अजय जब गांव लौटे। तो देखिए जो गांव लौटे तो उनको लौटने में कुछ रास्ते में कुछ ना कुछ मिले होंगे। हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कोलकाता में। चिराया टॉड ओवर ब्रिज ये कहाँ है? पटना में। रज्जू मार्ग ये कहाँ है? राजगीर में। और महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना हुआ है। अगला अध्याय 23, आसपास की खोज खबर। भारत मिश्र ये एक अंधे व्यक्ति थे, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पत्नी का नाम था डॉक्टर धीरा मिश्र। अब देख, राष्ट्रपति वेंकट गिरी की पहल पर क्या था? मगध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने। अगला पॉइंट है 1979 में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने श्रेष्ठ निःशक्त कर्मचारी का पुरस्कार दिया। 1985 में क्या हुआ? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित हुए। कौन? ये भरत मिश्र, इनके बारे में है ये। अगला पॉइंट है माफ कीजिए, अगला अध्याय है 24, चिड़ियाघर की सैर। भारत की राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते। अर्ध सत्य की हमेशा विजय हो, जिसका अर्थ चारों ओर से 4 शेर शीर्ष पर स्थित है। अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ से ये लिया गया था। स्थित है सारनाथ में। तिरंगा
भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है? तिरंगा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक फिक्स रेशियो में है 3:2। इसमें 3 रंग होते हैं, पहला केसरिया, उसके बाद सफेद, फिर हरा। और ये तीनों ही रंग अपना अपना एक अलग पहचान भी रखते हैं। तो केसरिया रंग क्या है? बलिदान और साहस का प्रतीक। सफेद रंग है सत्य और शांति का प्रतीक। हरा रंग है खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक। एक इसमें चक्र होता है बीच में, देश की प्रगति और परिवर्तन को का प्रतीक है, जिसमें 24 तीलियां भी बनी हुई हैं। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय झंडा 2004 से पहले, देखिए हम बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है कि राष्ट्रीय झंडा 2004 से पहले भारत के राष्ट्रपति या अन्य प्रमुख व्यक्तियों के कार्यालय पर फहराया जाता था। अगला है कि नवीन जिंदल नामक व्यक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलने पर न्यायाधीश VN खरे के द्वारा झंडा फहराने का मौलिक अधिकार सबको दिया गया। अगला पॉइंट क्या है? 19 का में झंडा फहराने का मौलिक अधिकार भी है। अगला टॉपिक है राष्ट्रगान। देखिए राष्ट्रगान क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। भारत के राष्ट्रगान में कितने राज्यों की चर्चा है? तो 7 राज्यों की चर्चा है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल और बंग। जैसे मराठा महाराष्ट्र, द्रविड़ दक्षिण, उत्कल उड़ीसा और बंग से बंगाल। 7 राज्यों को राष्ट्रगान में चर्चा हुई है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रगान में कितनी नदियों की चर्चा हुई है? तो 2 नदियों की चर्चा हुई है, गंगा और यमुना। आप गा के देखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रगान में कितने पर्वतों श्रेणियों की चर्चा हुई है? तो आंसर होगा 2 पर्वत श्रेणियों की चर्चा हुई है, पहला विंध्य और दूसरा हिमाचल। तथ्य कुछ हैं। पहला क्या है? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन इसे गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित BN घर ने की थी। सबसे पहले गाया गया था। और अगला है 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में इसे प्रकाशित भी किया गया था। तो ऐसे प्रश्न बन सकता है राष्ट्रगान के बारे में है कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था राष्ट्रगान? तो 1912 में तत्वबोधिनी। तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? वो भी देवेंद्रनाथ टैगोर थे। देखिए थोड़ा सा अंतर है रविंद्र और देवेंद्र, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है कि राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने द मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से किया। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 52 सेकंड का इसका समय होता है गायन में। अगला पॉइंट, यदि किसी कारणवश इसे संक्षेप में गाना हो तो 20 सेकंड में प्रथम अंतिम पंक्ति को गाया जाता है। देखिए ये भी आप बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वैसे तो 52 सेकंड है, लेकिन ये कम ही लोगों को पता होगा कि यदि किसी कारणवश इसे संक्षेप में गाना हो तो 20 सेकंड में प्रथम और अंतिम पंक्ति को गाया जाता है। अब यहाँ पे एक नोट है कि राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को 1963 में घोषित किया गया था। अब यहाँ पर आता है राष्ट्रगीत, जिसके बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये रचित है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत हमारा है क्या? वंदे मातरम। अगला अध्याय है बंटी का सफर, अध्याय 25। अब सफ़र है तो जैसे पहले बताया कि हम कहीं भी अपने एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें रास्ते में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। तो बंटी का जो सफ़र है उसमें क्या आ गया कि विष्णुपद मंदिर और मंगला गौरी मंदिर से मिला होगा, जो कहाँ है? गया में स्थित है। गोलघर कहाँ है? पटना में। गोलघर के बारे में देखते थोड़ा। पटना में है, गांधी मैदान के पश्चिम में है,
निर्माता कैप्टन गॉलस्टीन। स्थापना 1786 में हुई। कार्य क्या है? अनाज भंडारण हेतु। ऊंचाई है 96 फीट और मोटाई क्या है? 12 फीट। अगला क्या है? तख्त हर मंदिर साहिब पटना सिटी में है। तख्त हरि मंदिर साहिब पटना सिटी में है। और कोडरमा यानी झारखंड में अभ्रक के खदान है। पार्श्वनाथ का पहाड़ बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। प्लस इसके ऊपर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का मंदिर भी है। अगला टॉपिक है बिहार के क्षेत्र और उसकी भाषाएं। देखिए बिहार के ये कुछ क्षेत्र हैं और क्षेत्रों का क्या है कि क्षेत्र जैसे जैसे बदलते हैं वैसे वैसे वहाँ की भाषा या बोली भाषा तो नहीं कह सकते, बोली बदलती रहती है। जैसे पटना, नालंदा, गया में बोली क्या जाती है? मगही। वैशाली, मुजफ्फरपुर में वाजिका। दरभंगा और मधुबनी में बोली जाती है मैथिली। मुंगेर, भागलपुर में अंगिका। ठीक है। भोजपुर, रोहतास में भोजपुरी। लास्ट टॉपिक क्या है? रांची। तो रांची के बारे में कांके का पागल खाना और नेतरहाट जौना जलप्रपात ये रांची में स्थित है। तो ये हमारी क्लास 4th की SCRT आज कंप्लीट हो गई है। तो 3rd, 4th, 5th तीनों की ही SCRT बिहार एग्जाम के लिए मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी है। तो आप इस वीडियो को या तीनों जरूर देखिएगा और भी जो 3rd और 5th का है वो हमारे चैनल पे जाकर देखिएगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।